हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम विलयन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। इस चैप्टर में हम परासरण तथा परासरण दाब को कवर करेंगे तथा इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विलयन का अनुसंग गुणधर्म, परासरण तथा परासरण दाब। सबसे पहले जानेंगे परासरण क्या होता है। परासरण क्या है? अगर किसी विलयन का प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा प्रवाहित होता है तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। जैसे हमने लिखा है, जब विलायक का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः ही होता है तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम एबे नालेट ने किया था। अगर हम इसको समझाएं तो एक पात्र हो जिसमें हमने क्या किया, बीच में एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? एक ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को तो परमिट करती है, विलय के कणों को रोक देती है। केवल विलायक को आने जाने देती है, विलय के कणों को रोकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, बाकी ये अर्धपारगम झिल्ली नहीं होती है। जैसे चाय को छानने वाली छन्नी, ये क्या करती है? चाय की पत्ती को तो रोकती है लेकिन चाय को जाने देती है। उसी प्रकार ये आपकी होती है अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ विलायक के कणों को परमिट करती है, आने जाने देती है। इसमें क्या किया, एक तरफ भर लिया है विलयन। विलयन की सांद्रता अधिक होती है तो एक तरफ डाला विलयन और एक तरफ ले लिया विलायक। विलायक तो होता क्या, विलायक की सांद्रता क्या में, तो विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाहित होते हैं। इस क्रिया को कहते हैं परासरण। परासरण एक ऐसी क्रिया है जो लगातार चलती रहती है। ये तब तक चलती है जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए। तो इससे क्या होगा, विलायक का स्तर घटेगा और विलयन का स्तर बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम इस पर क्या करें, इस विलयन पर किसी तरीके से दाब लगाकर एक पिस्टन द्वारा इस पर दाब अप्लाई करें, ये पिस्टन है, इसके द्वारा अगर दाब लगाएं तो इतना दाब लगाएं कि जिससे कि परासरण, ये जो विलायक के कण जा रहे हैं अर्थात परासरण क्रिया रुक जाए, तो इस दाब को कहा जाता है परासरण दाब। और अगर दाब और ज़्यादा लगा दें तो विलयन से ही विलायक के कण आने लगते हैं, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम परासरण। इसको आगे हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं अर्धपारगम झिल्ली क्या है। अर्धपारगम झिल्ली क्या है? ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को आने जाने देते हैं, आने जाने देती है, विलय कणों को रोक देती है, विलय के कणों को रोक देती है। अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे अंडे के अंदर पाई जाने वाली झिल्ली। अगर आपने अंडा देखा हो तो अंडे का जो सबसे ऊपरी कठोर भाग होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब इसके अंदर की जो एक लेयर होती है वो अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। अगर हम इसके खोल को तन या सीएल के विलयन में डालें तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें घुल जाता है और हमें अर्धपारगम झिल्ली
प्राप्त हो जाती है। तो अर्धपारगम झिल्ली का काम क्या होता है, बेसिकली वो विलाय के कणों को आने जाने देती है और विलेय के कणों को रोक देती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जानते हैं विसरण क्या होता है। विसरण क्या है, जब विलयन का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है तो इस क्रिया को विसरण कहते हैं। जो विलयन का प्रवाह है अगर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है तो इस क्रिया को विसरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखें, अगर हम रंग की या नील की एक बूंद को बाल्टी से भरे पानी में डालें तो देखना उसके जो रंग की तरंगें होती हैं वो पूरे पानी में जाती हुई दिखाई देती हैं और कुछ समय बाद पूरा विलयन जो होता है रंगीन हो जाता है। ये एक विसरण का उदाहरण है। इसके अलावा आप अगर सेंट की एक सीसी कमरे में खुला छोड़ दें तो धीरे धीरे वो सेंट पूरे कमरे में फैल जाती। क्यों? क्योंकि सेंट के सीसी के अंदर सेंट की सांद्रता ज़्यादा होती है और कमरे के बाहर कम होती है। इस तरीके से ये विसरण क्रिया होती है। एक चीज़ और देख लेते हैं, परासरण तथा विसरण में अंतर। परासरण तथा विसरण में अंतर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, परासरण एक तरफ लिख लिया, एक तरफ विसरण लिखा है। इसके दो पार्ट कर दिए हमने। परासरण क्या होता है, इसमें जो विलायक का प्रवाह है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है और इसमें क्या होता है, जो विलयन का प्रवाह है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें किसी अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा जो परासरण है केवल विलयनों में होता है, विसरण विलयनों, द्रवों व गैसों सभी में पाया जाता है। मतलब विलयनों में भी होता है, द्रवों में भी होता है और गैसों में भी होता है। परासरण को अतिरिक्त दाब लगाकर रोका या विपरीत किया जा सकता है। अगर परासरण क्रिया को रोकना है तो उसको दाब लगा देते हैं, जिसको हम लोग परासरण दाब बोलते हैं। और ज़्यादा दाब लगाएंगे तो उल्टा भी हो जाएगा परासरण का। लेकिन विसरण को ना तो रोका जा सकता है और ना ही विपरीत किया जा सकता है। तो ये इसका मुख्य अंतर है। चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब क्या है, जैसा कि अभी हमने समझाया था, वह न्यूनतम बाहरी दाब जो किसी विलयन पर लगाने से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा परासरण क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। हो सकता है कहीं कहीं आपको पी से भी लिखा मिल जाए। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं परासरण दाब निकालने के लिए परासरण दाब के नियम। एक वैज्ञानिक थे वान टॉप, उन्होंने तन विलयनों पर परासरण दाब का अध्ययन किया और ये पाया कि जिस प्रकार गैसीय नियम गैसों पर लागू होते हैं उसी तरीके से इन्हें तन विलयनों पर लगाया जा सकता है। इसके आधार पर वान टॉप ने कुछ नियम दिए हैं, उसको जरा समझते हैं। वान टॉप ने तन विलयनों के गुणों का अध्ययन किया और पाया कि परासरण दाब पर सांद्रण व ताप का प्रभाव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार इन कारकों का प्रभाव गैसों के दाब पर होता है। इस आधार पर वान टॉप ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे वान टॉप का सिद्धांत जिसके अनुसार तन विलयन में विलेय एक गैस की भांति व्यवहार करता है। वान टॉप का कहना है कि जो तन विलयन होते हैं उसमें जो विलेय है वो एक गैस की भांति व्यवहार करता है तथा विलयन का जो परासरण दाब है उस दाब के बराबर होता है जो विलेय गैसीय अवस्था में डालता है, जबकि उसका आयतन व ताप विलयन के आयतन के व ताप के बराबर होता है। ये था इनका नियम। आगे समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आधार पर वान टॉप ने गैसीय नियमों का प्रयोग परासरण दाब के लिए किया और उससे कैसे परासरण दाब निकालते हैं इसको जानते हैं। सबसे पहले जो बायल का गैसीय नियम था उसको इन्होंने विलयन पर लगाया और बोला बायल वान टॉप नियम। इसको क्या कहा? बायल वान टॉप नियम। क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी
विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है यदि विलयन का परासरण दाब पाई हो तथा विलयन की सांद्रता, यदि विलयन का परासरण दाब पाई हो तथा विलयन की सांद्रता C हो तो पाई समानुपाती हो जाएगा C के, या जो सांद्रता है अगर 1/V लीटर हो तो ये भी हो जाएगा। समीकरण दे दिया और इसमें ताप स्थिर रहेगा, ताप स्थिर। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, या इसको चाहो तो और सॉल्व कर लो। पाई बराबर R/V या पाई V बराबर R, जो क्या है, नियतांक है, जो एक विलयन नियतांक है। आगे देखते हैं। दूसरा है चार्ल्स वान ठाप नियम। जिस प्रकार गैसी नियम पर गैसों पर चार्ल्स का नियम लगता है, उसी प्रकार इन्होंने विलयन पर लगाया और बोला स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यदि परासरण दाब पाई हो तथा परम ताप कैपिटल T केल्विन हो तो पाई समानुपाती हो जाएगा T के, या इसको लिख सकते हैं पाई बराबर RT। ये समीकरण 2 दे दो अगर चाहो तो, और इसमें C स्थिर रहता है, सांद्रता स्थिर है, सांद्रता स्थिर। जहां R नियतांक है। आगे देखिए सामान्य विलयन समीकरण। वान ठाप ने क्या किया, चार्ल्स तथा वान ठाप के नियमों को एक साथ मिला के एक नया समीकरण बनाया जिसे सामान्य विलयन समीकरण कहते हैं। अगर हम बात करें वायल वान ठाप के अनुसार क्या निकला, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, इक्वेशन फर्स्ट। चार्ल्स के अनुसार क्या होता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा पाई समानुपाती C इंटू T। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये आ जाएगा RCT, या पाई इज इक्वल टू CRT, जहां R विलयन नियतांक है। R का मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल। एक तो ये फार्मूला आपका हो गया, पाई इज इक्वल टू CRT। कभी सांद्रता निकालना हो परासरण दाब के टर्म में तो निकाल लेंगे। चूंकि जो सांद्रता अगर हम मान लें कि C इज इक्वल टू 1/V लीटर है या N/V लीटर है, तो ये फार्मूला बन जाएगा पाई बराबर N/VRT, या क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाई V बराबर हो जाएगा NRT। एक फार्मूला ये हो गया। चूंकि जो हम N है, N मोलों की संख्या, और मोल बनाने के लिए भार बटे अणुभार लगाते हैं, तो इसको जब लगाएंगे तो फार्मूला बन जाएगा पाई V बराबर W/m-RT। एक फार्मूला ये हो गया। अधिकांशतः न्यूमेरिकल इससे
इससे या फिर इससे लगेगा। थोड़ा सा आगे और समझते हैं। परासरण से संबंधित कुछ शब्दावली है, उसको भी जान लेते हैं। समपरासरी विलयन क्या होता है? भिन्न पदार्थों वाले दो विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, यानी सांद्रता समान हो, जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। जैसे समपरासरी विलयनों के लिए यानी परासरण दाब पाई 1 पाई 2 कर दिया, मतलब पहला परासरण दाब पहला, दूसरा परासरण दाब समान होना चाहिए। या फिर ये ऐसे हो सकते हैं उनकी सांद्रताएं समान हो, सांद्रता को N1/V1 या N2/V2, ये भी समान होगा। अगर हम इनको चाहें तो मोल है तो W1/M' इस तरीके से हर स्थितियों में समान होना चाहिए। आगे देखते हैं व्युत्क्रम परासरण या विपरीत परासरण, कई बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्युत्क्रम परासरण क्या होता है? यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक के कण विलयन से बाहर आने लगते हैं, तो इस क्रिया को व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। शॉर्ट में इसको बोलते हैं आरओ। आपने देखा होगा जो वाटर फिल्टर होते हैं पानी को साफ करने के लिए, आरओ, ये इन्हीं पर वो आधारित होते हैं। इसका पूरा नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आगे समझते हैं। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल देखते हैं जरा इससे रिलेटेड। 24 डिग्री सेल्सियस पर एक शर्करा विलयन का परासरण दाब 2.5 वायुमंडल है। इस विलयन की सांद्रता ग्राम मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको टेम्परेचर दिया है T बराबर 24 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में। केल्विन बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 3 7 और 7 2 9, 297 केल्विन आ गया। एक विलयन का परासरण दाब दिया है पाई बराबर कितना दिया है, 2.5 वायुमंडल। इस विलयन की सांद्रता यानी C कैलकुलेट करनी है, सांद्रता C निकालनी है। R नियतांक की वैल्यू 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल लगा देंगे। फार्मूला आपके पास है पाई = CRT, अभी पीछे पढ़ाया है आपको। तो हमें C निकालना है, तो C अगर निकालेंगे तो पाई अपान हो जाएगा RT। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये दिया है 2.5 और R की वैल्यू 0.0821 इंटू, और T हो जाएगा आपका 297 केल्विन। डेसिमल हटा देंगे, ऊपर 1 अंक है, नीचे 4 अंक हैं, यानी 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आगे सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 25 3 जीरो, इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये आ जाएगा 24 38 37, और जब इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.01 मोल प्रति लीटर। ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 3% विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए। इस बार टेम्परेचर दिया है T बराबर 30 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 30 में 273 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 3 और 0 3 300 यानी 303 केल्विन। और आगे परासरण दाब निकालना है, इस बार पाई फाइंड करना है। 3% R की वैल्यू नोट कर लेते हैं। R बराबर आपको 0.0821 दिया है, यूनिट वही रहेगी लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल। अच्छा, ये दिया है 3%। 3% का मतलब 3/100, यानी जो स्मॉल w रहेगा वो 3 ग्राम हो जाएगा। जो विलयन का आयतन V होगा वो 100 ml होगा। लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 लीटर। हमें अब चाहिए यूरिया का अनुभार। यूरिया का अनुभार जो होता है वो 60 होता है,
अब यहाँ पर क्या करते हैं, सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। पाई वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम डैश आर टी, फार्मूला लगा दिया, माफ करिए, पाई निकालना है, v की वैल्यू 0.1 है और w दिया है इस बार 3, ये हो जाएगा 60, r की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर रहेगा 303। यहाँ से दशमलव हटाया, एक जीरो नीचे बढ़ा, इस जीरो से ये जीरो, ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से चाहो तो इसको काट लो, ये 0.0, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और भाग नहीं जाएगा, ये 0, 2 पंचे 10, ऐसा कुछ आ जाएगा, या इतना ही छोड़ दो। तो पाई इज इक्वल टू फाइनली आ गया 0.0410 इंटू 303। इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा पाई बराबर 12423 और 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये 1.2 वायुमंडल के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। आर की वैल्यू दी है, वीडियो को पॉज करिए और अपने आप सॉल्व करिए, कर लिया होगा, आगे देखते हैं। टी बराबर 27 प्लस 273 कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.0821 यूनिट वही रहेगी। परासरण दाब यानी पाई निकालना है और यूरिया का जो अणुभार एम डैश होगा 60 रहेगा। फार्मूला लगा देंगे, पाई वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम डैश आर टी। अच्छा, 2% जो दिया था, 2% से सॉल्व करेंगे तो 2 बटे हो जाएगा 100, यानी इस बार जो W रहेगा, W हो जाएगा वो 2 ग्राम और आयतन 100 बटे वही 1000 कर देंगे, यानी 0.1 लीटर आ जाएगा। सारी वैल्यू लगा देंगे तो पाई निकालना है, ये 0.1 रहेगा, W इस बार 2 है, अणुभार 60 है, R की वैल्यू 0.0821 है और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्व करिए, दशमलव हटाया, एक जीरो नीचे बढ़ा, ये कैंसिल हो गया, 2 से 3 बार में कट जाएगा और 3 से इसको काट देंगे, 100 बार में कट जाएगा। तो पाई बराबर आ गया 8, 2 1 और 2 0, यानी 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 4 अंक के बाद दशमलव 8.2 समथिंग आ जाएगा ये वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलयन 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करेगा। टेम्परेचर इस बार दिया है इस बार टेम्परेचर ज्ञात करना है और ग्लूकोज का 5% है, पाई की वैल्यू दे रखी है 7 वायुमंडल। आर की वैल्यू भी दी है 0.0821, यूनिट सेम रहेगी और 5% जो दिया है ये हो जाएगा 5/100, यानी स्मॉल w बराबर हो जाएगा 5 ग्राम और v हो जाएगा आपका 100 और इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 0.1 लीटर। सारी वैल्यू पुट कर दो फार्मूले में, आंसर आ जाएगा पाई v बराबर W/m डैश आर टी और ग्लूकोज का अणुभार और लिख लीजिए, m डैश रहेगा ग्लूकोज का अणुभार 180। तो पाई दिया है इस बार 7, v है 0.1, w है आपका 5 और ये हो जाएगा 180 गुणा r की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर निकालना है। डेसिमल हटाया, एक जीरो बढ़ा, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा t बराबर 7 × 18 अपॉन 5 × 0.0821। डेसिमल हटाएंगे, 4 जीरो बढ़ जाएंगे,
5 से चाहिए तो काट दीजिए, 5 तिहाई 15 और 3 बचा, 5 छक्का 30, यानी आ गया 3000, 36,000। 36,000 का आप क्या 7 का मल्टीप्लाई करा दो तो 3 जीरो ये ऐसे ही आ गए। 7 छंग हो जाएगा 42 और 7 तिया 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 821, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, केल्विन में आएगा आंसर। तो जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग आ जाएगा 306.9 केल्विन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, और मेरे चैनल का सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए सर्वेश कुशवाहा केमिस्ट्री क्लासेस। धन्यवाद।